If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of atomic structure. ऑलरेडी हम लोग टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में. ये चैप्टर नंबर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर. इससे पहले हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर कर चुके हैं. अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, उसको आप लोग आराम से देख सकते हो. ओके बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोल दूं कि अभी रिसेंटली मैंने मैथ्स मास्टरी लॉन्च किया है. आप सब ने वीडियो तो देखा ही होगा. अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा. वहाँ आपको बेसिकली दैट इज़ फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स. वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स हर एक चैप्टर्स का वीडियो वहाँ पर आपको मिलेगा. मतलब हर एक चैप्टर्स, हर एक लेसन्स आपको पढ़ाया जाएगा और साथ साथ में ना बहुत सारे नंबर्स करवाए जा रहे हैं. आपको कुछ यहाँ एक्स्ट्रा ही मिलेगा जो आपको ऑफलाइन अपना ट्यूशन में या फिर आपको जो स्कूल में नहीं मिलता है. आपको मैथ्स मास्टरी में जो बच्चे उस कोर्स को लिए हैं उनको पता है कि वहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो, अगर अभी तक आप लोगों को मैथ्स मास्टरी के बारे में नहीं पता है, तो बच्चों डू चेक द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप लोग ट्राई करो टू एनरोल इन मैथ्स मास्टरी. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. और अभी हम लोग ध्यान देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में. तो देखो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर. दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. किसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे? एटम का स्ट्रक्चर के बारे में. पर बच्चों आप लोग बोलोगे मैम हम लोग तो क्लास 7 में पढ़े हैं एटम का स्ट्रक्चर, कि एटम कैसा दिखता है. ऐसा दिखता है ना. आप सबको पता है, आप लोग पढ़े हो कि एटम इस टाइप से दिखता है. कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कहीं प्रोटॉन्स रहते हैं, कहीं न्यूट्रॉन्स रहते हैं. लेकिन अभी क्या है ना, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम लोग बहुत पुराना समय के बारे में पढ़ेंगे. तब तक नहीं पता था कि एटम कुछ इस टाइप से दिखता है. ठीक है, तब तक नहीं पता था. तो सबसे पहले हम लोग एटम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर ले. ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं एटम के बारे में. ठीक है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं बच्चों. एटम क्या होता है आप सबको पता है. एटम जो होता है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का. मतलब एक एलिमेंट का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल होता है एटम. या फिर आप लोग बोल सकते हो दिस आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. मैटर भी बोल सकते हो. ठीक है, और एटम का डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखी हूँ. आप लोगों को पता है एटम के बारे में, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ. एटम होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल एक एलिमेंट के, दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट. मतलब एटम्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी से पूरा सेम होता है. जैसे कि गोल्ड, मैं बोलूँगी सोना. सोना क्या है? एक मैटर है, एक एलिमेंट है सोना. ठीक है, सोना का जो प्रॉपर्टी, गोल्ड का जो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर के जितने भी एटम्स होंगे, ध्यान से सुनना बच्चों. ठीक है, गोल्ड का जो प्रॉपर्टी होगा उसके अंदर में जो उसके एटम्स है उनका प्रॉपर्टी भी उसके जैसे ही होगा. डेफिनेटली होगा. जैसे कि ये गोल्ड है, जैसे कि ये गोल्ड है. आपको पता है गोल्ड एक एलिमेंट है और इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसका कुछ कुछ अपना प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, अब गोल्ड के अंदर में जितने भी एटम्स है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है गोल्ड के अंदर में, सबका प्रॉपर्टीज़ भी सोना जैसे ही तो रहेगा ना, क्योंकि सोना के अंदर में ही तो वो लोग प्रेजेंट है एटम. तो उनका प्रॉपर्टी उनका एलिमेंट की प्रॉपर्टी से पूरा मैच करेगा. फिर आपको ये भी पता है कि एटम्स जो है वो रह भी सकते हैं इंडिपेंडेंटली और नहीं भी रह सकते हैं. मतलब दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मतलब अकेले. कोई कोई रहता है जो बोलेगा अरे हम लोग को कोई मतलब नहीं किसी से, हम लोग अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे. पर ऐसे कुछ होते हैं जो कि ना अकेले नहीं रह सकते. तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं. ध्यान से सुनना बच्चों, कुछ एटम्स होते हैं जो अकेले इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ मिल के मॉलिक्यूल बना लेते हैं. ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ बना देंगे. और ये जो एटम्स होता है ये हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. याद रखना, एटम्स जो होते हैं ना वो लोग केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये पॉइंट को याद रखना. और एटम्स जो होते हैं वो लोग फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऑल टाइप ऑफ मैटर. मतलब जितने भी मैटर हैं, जो भी मैटर आप लोग ले लो, वो लोग किससे बने हुए हैं, वो लोग एटम से बने हुए हैं. जितने भी मैटर ले लो, जैसे कि आप लोग ये पेपर ले लो, ये बोर्ड ले लो, पेन ले लो, मेरा फ़ोन सामने पड़ा है, फ़ोन हो गया, बुक हो गया, आप लोग ब्रिक्स ले लो, ईंटा ले लो, खंबा ले लो, जो भी ले लो, सब मैटर है. तो मैटर जो होते हैं वो किससे बने रहते हैं, वो बने रहते हैं एटम से. इसीलिए बोला है कि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ मैटर के. ओके, देन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर आर डिटरमाइंड बाय एटम्स. येस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है. ये ना क्लास 9 में पढ़ोगे. जैसे एक एटम का, जैसे एक मैटर का. ठीक है, मैटर का प्रॉपर्टीज़, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया. 2 टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों, आपको पता होगा.
पता है कि नहीं? एक होता है फिज़िकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसका बाहर का, जैसे कि उसका शाइनिंग हो गया और उसका कलर हो गया, टेस्ट हो गया, मतलब ये सब चीज़ें। केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसका रिएक्शन से रिलेटेड, जैसे कि केमिकल रिएक्शन वो किस टाइप से कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं। तो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कोई भी मैटर का कौन बताता है? एटम बताता है। एटम की वजह से ही हर मैटर का फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को पता चलता है। इसको याद रखना ये चीज़ को। अब हम लोग देखते हैं कि पहले के ज़माने में एटम के बारे में लोगों को क्या क्या पता था, ठीक है, उनको क्या क्या आइडिया था। देखो बच्चों, अभी तो हम लोगों को पता है एटम के बारे में, है ना। जैसे मैं आप लोगों को ये डायग्राम अगर दिखाऊं, हमको पता है एटम ऐसा दिखता है, लेकिन उस वक्त नहीं पता था। उस वक्त वो लोग जानने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ना सबसे पहले ये जो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ, कोई मैटर में सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, मतलब ये बात सबसे पहले ना हमारा इंडिया में एक फ़िलासफ़र था महर्षि कनाड, ठीक है, उनके द्वारा बोला गया था, मतलब वो बोले थे। सो द आइडिया ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट गिवन बाय महर्षि कनाड। बहुत जन ट्राई कर रहे थे उस समय मतलब मैटर के बारे में जानने का। तो महर्षि कनाड जो थे वो सबसे पहले ऐसे फिलोसोफर थे, पहले आदमी थे जो कि आइडिया दिए थे अबाउट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब सबको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर हम लोग एटम को बोलते हैं, है ना। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। उस वक्त वो लोग जानने का कोशिश कर रहे थे। सो द फर्स्ट पहली बार द आइडिया ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर वॉज गिवन बाय महर्षि कनाड इन 6th सेंचुरी। अब वो क्या बोले थे? उनके हिसाब से वो बोले कि जो मैटर होता है, जैसे कि ये पेपर मैटर है, ये पेन मैटर है, इसी को वो मैटर बोले जो मैटर होता है ना वो ना एक बहुत ही इनडिस्ट्रक्टिबल टाइनी या माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ रहता है। उनके हिसाब से जो मैटर होता है वो उसके अंदर में बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट, मतलब बहुत छोटे, कहीं कहीं पर बुक में टाइनी लिखा रहेगा, छोटा, एकदम छोटा। तो वो बोले थे कि जो मैटर होता है उसके अंदर में ना बहुत छोटे छोटे इनडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स, इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब इनडिविजिबल, जिसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो और छोटा नहीं हो सकता, मतलब उसके अंदर में और कुछ नहीं होगा। वो ये बोले थे कि जो मैटर होता है वो बना हुआ रहता है एकदम इनडेस्ट्रक्टिबल टाइनी पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से वो बना रहता है मैटर, जिसका वो नाम क्या दिए? परमाणु। क्या नाम दिए? परमाणु। याद रखना बच्चों, जिसको वो नाम दिए परमाणु। समझ में आया? जैसे कि आप लोग अभी पढ़ते हो ना, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, आप लोग पढ़ते हो ना। हम लोग अभी सामने में भी डिस्कस किए कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है कोई भी एलिमेंट का या मैटर का। तो ये उस समय बोल दिए थे, पर हाँ, इनको नहीं पता था कि वो एटम बोलेंगे उनको कि क्या बोलेंगे, वो तो अपना हिंदी नाम दिए। वो बोले कि मैटर के अंदर में एकदम छोटा सा जो मतलब टाइनी जो पार्टिकल होता है, मैटर बना रहता है एकदम छोटे छोटे टाइनी इनडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से, जिसका नाम वो एटम नहीं दिए। वो कहाँ से देंगे एटम? वो तो इंग्लिश नाम है। वो दिए परमाणु। क्या नाम दिए? वो परमाणु। समझ में आया? फिर वो बोले कि ये जो परमाणु है ना वो ना फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब वो ये सब चीज़ नोटिस किए होंगे या वो लोग पढ़े होंगे, वो मतलब वो एकदम एक्सपेरिमेंट किए होंगे या जो भी वो किए होंगे। बच्चों थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आपको डिस्टर्ब करता होगा, बारिश आ रहा है। आई होप आपको उतना डिस्टर्बेंस नहीं होता होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो वो बोले कि जो परमाणु है, जो छोटे छोटे जो परमाणु है मैटर के अंदर में, वो लोग ना फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं ना, दूसरे परमाणु के साथ मिलके ना एक दूसरा चीज़ बना देते हैं। मतलब वो बोले कि मैटर के अंदर में जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, कौन होते हैं? परमाणु। वो ये सब नाम दिए थे परमाणु। वो लोग अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो वो परमाणु क्या करता है ना, दूसरे परमाणु के साथ मिलके एक नया चीज़ बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं हम लोग? अणु। अब बच्चों आप लोग याद करो, आप लोग पढ़े हो, ऐसे पढ़े हो ना कि मैटर के अंदर में छोटे छोटे टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। और एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। उस समय देखो बच्चों, वो लोग स्टार्ट कर रहे थे ये सब के बारे में जानने का। तो वो बोले थे कि जो परमाणु है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो दूसरे परमाणु के साथ मिलके अणु बनाता है। और हम लोग पढ़े हैं कि एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ मिलके क्या बनाता है? क्या बनाता है? जल्दी बोलो। मॉलिक्यूल बनाता है।
ठीक है, अब आप लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि परमाणु क्या हो गया एटम मॉलिक्यूल से और अणु क्या हो गया। तो बच्चों आप लोग देखोगे तो परमाणु यहाँ पर एटम को बोल रहा है और अणु यहाँ पर मॉलिक्यूल को बोला जा रहा है। समझ में आया ना? परमाणु परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, थोड़े बड़े पार्टिकल। वैसे ही एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, थोड़े बड़े पार्टिकल। तो उनका बोलना रॉन्ग नहीं था। महर्षि कणाद जो थे वो सही चीज़ बताए, लेकिन क्या है पहली बार बताए थे तो अब वो कहाँ से एटम एटम का नाम देंगे, है ना? तो वो स्टडी की और वो ये चीज़ बोल दी है कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे इनडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बना रहता है, जिनका वो क्या नाम दिए, परमाणु। फिर वो बोले जो परमाणु होता है ना वो ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो दूसरे परमाणु पार्टिकल के साथ मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाता है, दैट इज़ अणु। तो अगर हम लोग बात करें साइज़ का, एक मिनट, साइज़ का अगर मैं आप लोगों को बोलूँ मॉलिक्यूल एटम में से किसका साइज़ बड़ा रहता है, तो बच्चों मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा रहता है। वैसे ही यहाँ पर मॉलिक्यूल बोला है अणु को, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका मैं मॉलिक्यूल लिख देती हूँ। और परमाणु को क्या बोला है, एटम बोला है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का साइज़ डेफिनेटली बड़ा रहता है किससे, एटम से। तो यहाँ परमाणु बोला है एटम को, अणु बोला है मॉलिक्यूल को, दैट मीन्स अणु का साइज़ परमाणु से बड़ा रहता है। तो ये सब इतना सारा आइडिया कौन दिया, जल्दी बोलो, कौन दिया था? ये दिया गया था किसके द्वारा, महर्षि कणाद के द्वारा। तो उस वक्त तक बच्चों बहुत सारे ऐसे आदमी लोग, साइंटिस्ट लोग, फिलोसोफर्स लोग सब लगे हुए थे टू नो मोर अबाउट एटम, मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर एटम के बारे में जानने के लिए सबको पढ़ा हुआ था। तो उस समय ना एक ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, वो भी कुछ बताए थे एटम के बारे में। वो बोले थे, मतलब वो महर्षि कणाद जो परमाणु बोले थे ना, तो वो क्या किए, उनके हिसाब से भी ऐसे ही था कि हाँ मैटर के अंदर में ना इनडिविजिबल पार्टिकल प्रेजेंट है। ये इनडिविजिबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, इसका मतलब है कि हम एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते। तो डेमोक्रिटस क्या किए थे, महर्षि कणाद जिस चीज़ को परमाणु बोले थे वो उसका नाम दे दिए एटम। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। महर्षि कणाद क्या बोले थे कि मैटर एकदम छोटे छोटे टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिसको वो बोले परमाणु। वही परमाणु का नाम एटम कौन दिया, डेमोक्रिटस दिया, ठीक है। और ये जो एटम वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड होता है एटमॉस, उससे आया है। ग्रीक वर्ड एटमॉस से ये वर्ड एटम लिखा गया है। एटमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो और भी लाइक बहुत 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 सारे साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ तो वो लोग बता ही रहते। लेकिन सबसे पहली बार जो साइंटिफिक थ्योरी आया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो दिया गया था बाय जॉन डाल्टन। 1808 था शायद, यस 1808 के समय में। ये जो ईयर है ना अभी तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके बुक में दिया है तो वो 1808 या फिर ना उसी के पास का कोई ईयर दिया रहता है। मैं देखी हूँ एक दो बुक में ना डिफरेंट ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो पहला जो साइंटिफिक थ्योरी था, आइडिया तो सबसे पहले कौन दिए थे, महर्षि कणाद, लेकिन पहला साइंटिफिक थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पहला जो आइडिया था, पहला जो थ्योरी था, आइडिया तो नहीं, पहला जो थ्योरी था वो कौन दिया था, जॉन डाल्टन। मतलब वो ना बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे एटम के बारे में, मैटर के बारे में, बेसिकली एटम के बारे में, मैटर के बारे में नहीं, एटम के बारे में। तो लेट्स डिस्कस कि क्या क्या पॉइंट्स थे। सो द मेन पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट का मतलब यहाँ पॉइंट्स का बात कर रहे हैं। डाल्टन एटम के बारे में कुछ थ्योरी दिए थे, एटम का स्ट्रक्चर के बारे में। तो उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहला पॉइंट जो वो बोले कि जितने भी एलिमेंट्स है या जो भी मैटर है वो सब के अंदर में छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। कैसे पार्टिकल्स, इनडिविजिबल, जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, और उसका नाम वो क्या दिए, एटम्स दिए। वो बोले कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मैटर होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स, छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बने रहते हैं। जैसे कि ये पेन एक मैटर है, वो बोले जो मैटर है ना एकदम छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिसका नाम क्या दिए, वो जिसका नाम वो क्या दिए थे, वो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई और दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं, एटम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, जितने भी एलिमेंट्स और मैटर्स है वो सब छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बने हैं, विच आर कॉल्ड एटम्स। फिर एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है ना बच्चों, कभी भी, तो एटम का नंबर चेंज नहीं होता है, याद रखना। एटम्स को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो एक्स्ट्रा, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन में ना कोई एक्स्ट्रा एटम, एक भी एक्स्ट्रा एटम ना बनेगा, ना कोई एक भी एटम डिस्ट्रॉय होगा। सो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आगे पढ़ोगे आप लोग इसके बारे में, जब बैलेंसिंग करोगे ना तब आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा।
उसके बाद वो और एक क्या पॉइंट बोले थे, वो बोले थे कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, पर ये पॉइंट अभी नहीं जाता है। जैसे कि मैं एक एलिमेंट ली, इसका नाम है गोल्ड। अब गोल्ड के अंदर तो आपको पता है ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या प्रेजेंट है, जल्दी बताओ। एटम्स। गोल्ड एक एलिमेंट है और एलिमेंट के अंदर में छोटे छोटे टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो ये बोले जॉन डाल्टन के थ्योरी के हिसाब से, वो बोले कि एक एलिमेंट अगर मैं ली, कोई भी एक एलिमेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर गोल्ड ली, तो गोल्ड के अंदर में जितने भी एटम्स होंगे, एटम्स तो होंगे ही और बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो वो बोले जितने भी एटम्स इस गोल्ड के अंदर होंगे सब एक जैसे सेम होंगे, सब एक जैसे अलाइक होंगे। सोचो, वो ऐसे बोले। ठीक है, अगर कोई दूसरा एलिमेंट लो, जैसे कि मैं यहाँ पर आयरन ले ली, लोहा ले ली। अब लोहा के अंदर में भी तो कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी एटम्स होते हैं, है ना। लोहा के अंदर में कितने सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। अब लोहा के अंदर में जितने भी एटम्स है वो लोग भी एक दूसरे से एकदम सेम होंगे। ये बात कौन बोला? ऑब्वियसली ये बात कौन बोला? डाल्टन बोला। लेकिन अगर मैं गोल्ड के एटम और आयरन के एटम को कंपेयर करूँ, उसके अंदर के एटम्स और इसके अंदर के एटम्स, तो दोनों अलग होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। सोना अलग है, लोहा अलग एलिमेंट है, तो उनके अंदर के एटम्स भी तो अलग होंगे ना, तो एक दूसरे से वो लोग अलग है। लेकिन गोल्ड के अंदर में जितने भी एटम्स हैं वो सब एक जैसे हैं, आयरन के अंदर में जितने भी एटम्स हैं सब एक जैसे हैं। ये पॉइंट बोले थे जॉन डाल्टन। लेकिन आगे जाके आप लोग जब पढ़ोगे ना आइजोबार, आइजोटोप्स के बारे में, तो ये सब रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ये सब पॉइंट बाद में ना रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। अलग अलग एलिमेंट के एटम्स लोग फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, जैसे कि, और कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का 2 एटम, नहीं ऐसे ऐसे नहीं बताऊंगी, फार्मूला से बताती हूँ। जैसे कि ये H2O, H2O वाटर है बच्चों, ये कंपाउंड है कि नहीं है ना कंपाउंड। क्यों कंपाउंड मैं इसको बोल रही हूँ? क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट के एटम से बना है। अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम से कोई चीज़ बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, तो यहाँ पर कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम लोग एक फिक्स्ड नंबर में, एक फिक्स्ड सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं और जाके वो लोग कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है पानी, ये बनने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन किया है। ये 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, ये 1 ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो मतलब ये कंपाउंड बनाने के लिए ये फिक्स्ड रेशियो होता है, हमेशा 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके पानी बनाएगा। और ये लोग ना, देखो एक तो वर्ड देखो, यहाँ लिखा है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब होता है इस टाइप का नंबर, यहाँ का 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, या फिर ये 2, मतलब होल नंबर होना चाहिए। ऐसे और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए कि आधा हाइड्रोजन और 2/3 ऑक्सीजन कंबाइन करके पानी बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, एक होल नंबर पे वो लोग कंबाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये पहला वाला, ये एक तो कंपाउंड है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl। HCl बनाने के लिए हमेशा फॉर्मूला में आप लोग देखो, हाइड्रोजन का कितना एटम है? 1। क्लोरीन का कितना एटम है? 1। तो 1 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन एटम मिल के क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा कंपाउंड? HCl बनाते हैं। वैसे ही पानी बनने के लिए, वाटर बनने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करते हैं और इनका रेशियो फिक्स है। हाइड्रोजन 2 करेगा, ऑक्सीजन 1 एटम करेगा। इसमें HCl में 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, तो ये लोगों का रेशियो बच्चों फिक्स्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट विच वॉज गिवन बाय डाल्टन, वो था एटम्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। येस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम्स करेगा ही करेगा। अगर आप लोग कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो एटम्स तो करेगा ही भाई पार्टिसिपेट। पर ना एटम्स में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आता, उनका नंबर नहीं बदल जाता, बस उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, तो ये लोग जब कंबाइन करेंगे, मतलब जब ये लोगों को आप लोग रिएक्ट करवाओगे तो ये एटम रिएक्ट करेंगे। पर ऐसा नहीं कि लोग 2 का 4 बना देंगे कि 6 बना देंगे, नहीं, इनका नंबर सेम रहेगा। यहाँ भी कुछ 3 वाला हम लोगों को मिलेगा, लेकिन इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर उठ के आ जाएगा, मतलब इस टाइप से हो जाएगा। तो ये लोगों का ना रीअरेंजमेंट हो जाता है और फिर नया चीज़ बन जाता है। रिएक्शन में देखना प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, नए नए चीज़ मिलते हैं, तो वो ऐसे ही होता है। एटम्स लोगों का रीअरेंजमेंट हो जाता है, कोई इधर चल जाता है, कोई उधर चल जाता है, और वो ऐसे ही कंबाइन करके न्यू चीज़ बनाते हैं।
ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों डाल्टन दिए, बहुत सारे पॉइंट्स दिए, बाद में तो इनका कितना सारा पॉइंट्स रिजेक्ट हो गया था, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इनका रिजेक्ट हो गया था, वो आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे। तो वो ना मतलब एटम के बारे में बहुत सारे थ्योरीज़ दिए, बहुत वो काम किए, लेकिन वो ना एक चीज़ नहीं बता पाए। मतलब उस समय ना सारे लोग ट्राई कर रहे थे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम किस चीज़ से बना है, ये जानने के लिए। तो ये चीज़ तो बेचारे डाल्टन को भी नहीं पता चला, वो भी बहुत मेहनत किए पर उनको नहीं पता चला कि एटम किस चीज़ से बना है। क्या आप लोग यहाँ पर पढ़े, जितना भी हम लोग पॉइंट्स में आपको बताइए कि एटम इस चीज़ से बना है, हम लोग पढ़े मैटर बना है एटम से, एटम किस चीज़ से बना हुआ है हम लोग को नहीं पता। तो वो ना मतलब नहीं बता पाए द कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम, कि एटम किस किस चीज़ों से बना है, व्हाट इज़ एन एटम मेड अप ऑफ, वो नहीं बता पाए। उसके बाद देखो ऐसा नहीं था कि आप साइंटिस्ट लोग सो गए हैं, वो लोग देखिए कि डाल्टन काम तो करा पर हो नहीं पाया, भाड़ में जाए, हम लोग नहीं करेंगे, नहीं, बहुत लगे हुए थे, बहुत जन लगे हुए थे। नियरली अ सेंचुरी लेटर जे थॉमसन, एक बाबा तो नहीं सॉरी, एक साइंटिस्ट थे, वो हम लोगों को कुछ कुछ क्लूज़ बताए अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम। मतलब जे थॉमसन को क्रेडिट दिया जाता है, वो हम लोग को बताए थे कि हाँ एटम लाइक किस चीज़ से बना हुआ है, थोड़ा बहुत तो क्लू हम लोग को मिल गया था बाय जे थॉमसन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं इसको बताने से पहले बता दूँ, आपको पता है ना एटम ऐसे दिखता है, आपको पता है एटम ऐसे दिखता है, आपको ये भी पता है एटम के अंदर में होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये भी पता है। अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं तो पता है, लेकिन अभी जो यहाँ टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उस समय किसी को नहीं पता था कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है, कि प्रोटॉन होता है, कि न्यूट्रॉन होता है। समझ में आया? उस समय नहीं पता था, उस समय वो लोग जानने का कोशिश कर रहे थे। हम लोग को तो बना बनाया खाना मिल गया तो हम लोग को दिक्कत नहीं है, ये लोग खाना जो बना रहे हैं ना, हम लोग को वो ध्यान में देना है। समझ में आया ना? अभी तो बहुत एक्सपेरिमेंट चलता था बच्चों उस समय, एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस था, सब करते थे वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें ना कांच का ऐसे ट्यूब जैसा लेते थे, लंबा सा डिस्चार्ज ट्यूब। मैं इसका डायग्राम नहीं बनाई हूँ और ना इतना नोट्स में नहीं लिखी हूँ मैं इसके बारे में, क्योंकि ना इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन नहीं आता। इसको ना आप समझना, ये रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, समझ के आप लोग करोगे ना तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब बुक में कैसे दिया है, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, जो हम लोग 11-12 में डायग्राम पढ़े थे ना, मैं उसी हिसाब से बना दे रही हूँ। ये वैक्यूम ट्यूब बना देती हूँ थोड़ा अलग टाइप से, है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे वैसे ही पढ़ लो। कौन सा डायग्राम आपका बनाने आ जाएगा, नहीं आता है। इसको क्या दे देती हूँ, इसको माइनस दे देती हूँ, इसको प्लस दे देती हूँ। ठीक है, ये वैक्यूम है, वैक्यूम ट्यूब, डबल सी नहीं होता, डबल यू होता है ना, ठीक है, डबल यू। वैक्यूम पंप लिख देते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता रही हूँ। वो क्या किए उस समय, कांच का ट्यूब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत फेमस था, चलता था। तो ये जो आपको दिख रहा है ट्यूब, आप लोग अपना बुक में देखो भाई, बेटर दिखता होगा। ये जो ट्यूब दिख रहा है ना, ये ट्यूब कांच का बना हुआ है, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब में दो तरफ ना इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड्स आप लोगों को पता है आप क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स ना कुछ प्लेट जैसा होता है, मेटल का प्लेट जैसा होता है वो। आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि नॉन मेटल्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन का रॉड हो गया, वो छोड़ो, वो बात का बात है। यहाँ पर आप लोग इतना जान लो कि यहाँ पर दो तो मेटल का प्लेट है। ठीक है, दो मेटल का प्लेट है और दोनों को दो कोना में लगा दिए हैं उस ट्यूब के, और दोनों में से ना तार ऐसे कनेक्ट के एकदम हाई पोटेंशियल बैटरी, मतलब तो अच्छा बैटरी में कनेक्ट कर दिए हैं। वो बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो 1000 या 10,000, शायद 10,000 दिया है, आप लोगों की बुक में मेंशन नहीं है, मतलब ये कोर्स में नहीं है एक्चुअली ना, इतना अंदर नहीं जाना है, पर हम चले जा रहे हैं क्योंकि ये काम ही आएगा आपको 9th क्लास में वापस से। ठीक है, तो वो क्या किए थे, मतलब हाई वोल्टेज वाला बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिए। ये दोनों प्लेट को कनेक्ट किए, एक कोना का मतलब एक जो प्लेट था उसके पास चार्ज आ गया नेगेटिव, और जो एक तरफ का प्लेट था दूसरी तरफ का उसके पास आ गया पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोड्स है बच्चों। इलेक्ट्रोड्स होते हैं क्या चीज़, ऐसे मेटल के प्लेट होते हैं जिनको ना हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी में तो दो तरफ होता है, एक माइनस एक प्लस होता है। तो माइनस वाला तार, मतलब माइनस वाला हिस्सा से जो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किए हैं उसमें आ जाएगा माइनस चार्ज, उसका नाम होता है कैथोड। और बैटरी का ये पॉजिटिव साइड है, वो जो प्लस लिखा रहता है ना बैटरी में, तो ये पॉजिटिव तरफ में जो तार कनेक्ट होता है वो तार जाता है इस प्लेट के पास। ठीक है, तो जो प्लेट
बैटरी का पॉजिटिव तरफ से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से, उसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एनोड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एनोड। अब यहाँ पर वो क्या किए ना, गैस को एकदम, मतलब अंदर में गैस भी था, तो वो क्या किए, वो देखे कि हम लोग जब अंदर में गैस को एकदम कम कर देते हैं, मतलब वो ना यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन गैस ले लिए थे, ठीक है। वो तो शायद कोर्स में नहीं है आप लोगों का, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? चलो छड्डो, इतना अंदर नहीं जाना है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वो क्या किए बच्चों, यहाँ से ये वैक्यूम पंप दिख रहा है, यहाँ से ना अंदर में जो भी गैस था उसको थोड़ा सा बाहर निकालिए, मतलब एकदम कम, एकदम ना के बराबर अंदर में गैस था। ये वैक्यूम पंप का मैं यहाँ दिया है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। वैक्यूम पंप होता है यहाँ से गैसेस को बाहर निकालने के लिए। तो वो क्या कि मोस्ट ऑफ द गैसेस को बाहर निकाल लिए, तो अंदर में एकदम कम गैस बचा। फिर जब वो इसको कनेक्ट किए बैटरी से, तो वो क्या देखते हैं कि कुछ इनविजिबल रेज कैथोड की तरफ से निकल के जा रहा है। कुछ इनविजिबल रेज कैथोड की तरफ से निकल के जा रहा है और एनोड की तरफ मूव कर रहा है। ये एनोड है, प्लस चार्ज वाला है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आप बोल रहे हो कि इनविजिबल रेज है, तो उसको कैसे दिखा? तो बच्चों सही बात है, इनविजिबल रेज था, उनको नहीं दिखा, पर उनको कैसे पता चला? वो क्या किए ना, ये जो एनोड है ना, सबसे पहले एनोड को ना थोड़ा परफोरेटेड लिए। कैसे लिए? परफोरेटेड मतलब छेदा छेदा वाला, मतलब इस टाइप से एनोड लिए। ये एनोड था, ऐसे मतलब गैप है बीच बीच में एनोड में, ताकि रेज इसको पास करके जा सके। और पीछे का एनोड के पीछे में जो स्क्रीन है ना, ये ट्यूब, इसमें ना वो एक तो जिंक सल्फाइड एक तो कंपाउंड आता है, ZnS, जिंक सल्फाइड। फ्लोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं। फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐसा चीज़ होता है ना, मतलब जब उसमें पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो चमकता है। तो जिंक सल्फाइड उसका एक एग्जाम्पल है। जिंक सल्फाइड से ना उसको कोट कर दिए, पीछे वाला पूरा कोट कर दिए। तो वो देखिए कि जब वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ इनविजिबल रेज कैथोड की तरफ से मूव करके परफोरेटेड एनोड को क्रॉस करके, एनोड में भी छेदा छेदा है, एनोड को क्रॉस करके ये जो स्क्रीन है ना पीछे वाला, वहाँ टकरा रहे। और अचानक से ना इधर साइड में ना कुछ ग्लो हो रहा है, ग्रीनिश येलो कलर का ग्लो चमक रहा है, मतलब एक लाइट चमक रहा है। मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए तो वो देखिए कि एनोड के पीछे में ना कुछ चमक रहा है, एनोड के पीछे में कुछ चमक रहा है। कैसे चमक रहा है? जब वो परफोरेटेड एनोड लिए तो पक्का कैथोड की तरफ से कुछ रेज जाता होगा, वो रेज एनोड को क्रॉस करता होगा और जाके ये बैक ऑफ द स्क्रीन को स्ट्राइक करता होगा, तो ही जाके वो चमक रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से रिपीट किए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो इतना जो काम चल रहा है ना, ये एक्चुअली जे थॉमसन नहीं किए थे, ये विलियम क्रुक्स किए थे, ठीक है। विलियम क्रुक्स स्टार्ट किए थे, जे थॉमसन तो नहीं। मैं शायद ये पॉइंट बोलना भूल गई ना, शायद, कोई बात नहीं। विलियम क्रुक्स ये काम किए थे। जे थॉमसन का तो वो आइडिया दिए थे, वो बाद में आएगा, पर विलियम क्रुक्स ये काम किए थे। विलियम क्रुक्स ये सेम एक्सपेरिमेंट सबसे पहले वही किए। वो इस टाइप का ट्यूब ले लिए, इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए, बैटरी कनेक्ट कर दिए, वैक्यूम पंप से हवा निकाल दिए, यहाँ से थोड़ा सा हवा रखे। फिर जब वो यहाँ पर कनेक्शन किए तो वो देखे कि एनोड के पीछे में ना ऐसे शाइनिंग हो रहा है, ग्रीनिश येलो कलर का कुछ शाइन कर रहा है। तो वो यहाँ पर ये कंक्लूड किए कि पक्का कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलते होंगे और वो लोग पक्का एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एनोड को क्रॉस कर रहे हैं, फिर जाके पीछे टकरा रहे हैं। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? माइनस को। आप लोगों को पता है ना। तो वो देखिए कि यहाँ से कुछ रेज निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं। एनोड के पास क्या चार्ज है? प्लस। और ये किधर जा रहा है? ये रे प्लस की तरफ जा रहा है। तो पक्का इसमें माइनस चार्ज वाले कुछ पार्टिकल्स होंगे, पक्का इसमें माइनस चार्ज वाले कुछ पार्टिकल्स होंगे, तभी तो प्लस उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है और वो उसके तरफ चले जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो रेज निकल रहा था उसको जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया कैथोड रेज। कौन दिया? विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स कैथोड रेज को खोजे थे। कैथोड रेज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैथोड से निकल रहा है, कैथोड से निकल के ये जा रहा है एनोड की तरफ, इसीलिए हम लोग इस रे का नाम क्या देंगे? कैथोड रे। और यहाँ पर ये चीज़ भी वो लोग अनुमान लगा लिए कि यहाँ से जो रे निकल रहा है वो मूव कर रहा है प्लस की तरफ। दैट मीन्स पक्का इसमें कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, तभी जाके तो प्लस की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि ये जो रे निकल रहे हैं ना, कैथोड रे, इसमें नेगेटिव चार्ज वाले कुछ पार्टिकल्स है। और फिर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को कंफर्म करने के लिए जे थॉमसन भी दिमाग लगाए, वो भी इस टाइप का एक्सपेरिमेंट किए जे थॉमसन, और वो बोले कि यस, ये जो कैथोड रेज है,
कैथोड रेज में जो नेगेटिव पार्टिकल्स है वो है कौन, वो है इलेक्ट्रॉन्स। ये आइडिया कौन दिया, जे थॉमसन। तो बच्चों एग्जाम में आता है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन। और पूछेगा हु डिस्कवर्ड कैथोड रेज, तो विलियम क्रोक्स। ओके, तो आप लोगों को आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कैथोड रे का मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखो बच्चों, जो विलियम क्रोक्स थे वो सबसे पहले क्या किए, डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किए। वो कांच का ग्लास लिए, दोनों तरफ में वो एनोड इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, मतलब मेटल का प्लेट लगा दिए, और दोनों को वो लोग तार से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, हाई पोटेंशियल बैटरी था 10,000 वोल्ट का, उससे कनेक्ट कर दिए। एक तरफ में नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ का पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो नेगेटिव है उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड, जिस इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। तो जब वो एक्सपेरिमेंट करे तो वो ऑब्जर्व किए कि कुछ इनविजिबल रेज कैथोड की तरफ से निकल के एनोड को पास करके, क्योंकि परफोरेटेड एनोड लिए, छेदा वाला एनोड लिए, उसको पास करके एनोड के पीछे का जो स्क्रीन है उसको चमका रहा है। मतलब चमका रहा है मतलब धमका नहीं रहा है, ग्लो करवा रहा है। ठीक है, और वो क्या किए थे, ये चीज़ चेक करने के लिए वो क्या किए थे, यहाँ पीछे का स्क्रीन को जिंक सल्फाइड मतलब एक फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोट कर दिए थे। तो वो क्या ऑब्जर्व किए थे, कुछ इनविजिबल रेज निकल के, मतलब यहाँ कुछ नहीं चमक रहा है, यहाँ चमक रहा है। ठीक है, तो ये जब एक्सपेरिमेंट वो अलग अलग तरीके से और जानने के लिए किए तो बार बार ऐसा ही हो रहा था। तो ये कंक्लूड हुआ कि पक्का कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकल के एनोड को पार करके जा रहे हैं, मतलब एनोड की तरफ जाके इसको स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये जो रेस था इसका नाम पड़ गया कैथोड रेस। क्यों, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से निकल रहे हैं। देन ये जो रेस था ये लोग मूव कर रहे हैं प्लस की तरफ। ठीक है, प्लस की तरफ, ये प्लस वाले एनोड की तरफ। तो प्लस वाला हमेशा माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है, तो पक्का इस रे में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे, मतलब ये ये जो रे हैं इनमें नेगेटिव चार्ज वाले पक्का पार्टिकल्स होंगे, तभी जाके वो लोग पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ भी कंक्लूड किया गया। तो विलियम क्रोक्स किसको डिस्कवर किए थे, कैथोड रेस को डिस्कवर किए थे। उसके बाद ये जो कैथोड रेस था, उसके बाद ये जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज, इसके बारे में, इसका नेचर को पढ़ा गया। कौन पढ़ा, जे थॉमसन बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए टू नो कि इसके अंदर में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको पढ़े कौन, जे थॉमसन पढ़े। वो जानना चाहते थे कि कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज़ क्या है। बच्चों ध्यान से सुनना, वो जानना चाहते थे कि कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा। तो वो क्या किए ना, देखो अब ध्यान से देखना वो क्या एक्सपेरिमेंट किए। सेम डिस्चार्ज ट्यूब वो लिए, सेम वही सेम एक्सपेरिमेंट है। डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर एनोड है, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर सब वही वैक्यूम ट्यूब है तो नहीं बनाने से भी अभी चलेगा। वो क्या किए ना, अब हम लोग को पता है कि यहाँ से कैथोड रेज निकल रहे हैं, तो वो क्या किए, रास्ता में ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड डाल दिए। मतलब कैथोड रेज अगर इस रास्ते से जा रहा है तो उसके ऊपर और नीचे में ना प्लस माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। वो दो प्लेट लगा दिए, एक में प्लस चार्ज एक में माइनस चार्ज। ऐसे अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो ऐसे रेस जा रहा है। ठीक है, रेस जा रहा है तो वो रास्ता में क्या किए, दो प्लेट लगा दिए, एक में प्लस चार्ज है एक में माइनस चार्ज है। तो वो ये चीज़ माइंड करे कि कैथोड रेज जब जा रहा था और जब उसको रास्ता में कौन मिला, इलेक्ट्रिकल फील्ड मिला, तो वो प्लस की तरफ ऐसे मूव हो गया। सब ऐसे प्लस की तरफ मुड़ गए, प्लस की तरफ मुड़ गए, मतलब प्लस की तरफ वो लोग अट्रैक्ट हुए। और हम लोग को पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो डेफिनेटली इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे। मतलब वो कंफर्म कर रहे थे और वो बार बार और भी प्रॉपर्टीज़ जानने का कोशिश कर रहे थे। तो वो देखे अरे कैथोड रेज तो मुड़ जा रहा है प्लस की तरफ, पक्का इसमें माइनस वाला चार्ज है, पक्का ही इसमें कैसा चार्ज है, माइनस वाला चार्ज है, पक्का इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स है। तो वो क्या किए, इस नेगेटिव पार्टिकल्स को वो बोले कि ये नेगेटिव पार्टिकल्स और कोई नहीं है, कौन है वो नेगेटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है वो, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मतलब वो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए, उनको हमेशा ऐसा ही चीज़ देखने को मिला। ठीक है, तो वो बोले कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स कैथोड रेज में है, दे आर नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पर उसका एग्जैक्ट पूरा मैं नहीं लिखी हूँ एक्सपेरिमेंट, मैं आप लोगों को जितना हो सके ट्राई करी हूँ समझाने का। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर क्या लिखी हूँ जो आपके काम आ जाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज कौन किया था, विलियम क्रोक्स। कैथोड रे क्या होता है, ये वो रे होता है जो कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ मूव होता है कि नहीं।
देन कैथोड क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैथोड रेज में कैसे पार्टिकल्स होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और कैथोड रेज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? एनोड की तरफ, प्लस वाले की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव रहता है तो प्लस वाले की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है? फ्लोरेसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जब एक पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो लोग इल्यूमिनेट होते हैं, वो लोग शाइन करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आता है आपको कि फ्लोरेसेंट मटेरियल का एग्जाम्पल बताओ तो आप लोग जिंक सल्फाइड बच्चों लिख सकते हो। देन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये जो मैं बताई हूँ ना, ये बताई हूँ कि ये कैथोड रेज जो होते हैं, जब हम लोग इनके रास्ते में इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएंगे तो दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, वो लोग पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दैट शोज़ कि पक्का कैथोड रेज में नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। अभी तो मैं यहाँ पर ई वाला इलेक्ट्रॉन लिख दी हूँ, उस समय नहीं पता था, ठीक है ना। बाद में ये बोले कि हाँ ये लोग और कोई नहीं, ये लोग कौन है? इलेक्ट्रॉन। पर देखोगे ना तो इलेक्ट्रॉन को नाम कोई और दिया था, पर आपके बुक में लिखा हुआ है जे थॉमसन नाम दिए, पर एक्चुअल में कोई और दिया था। अच्छा, और भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि और जे थॉमसन उस समय क्या किए थे। तो बच्चों जे थॉमसन जो थे वो उस समय ना मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जान रहे थे वो कैथोड रे का। फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला उनको, तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में और जानना चाह रहे थे। तो वो ना इलेक्ट्रॉन का वजन और उसका चार्ज तो नहीं बता पाए, मतलब नहीं मेज़र कर पाए, वो मेज़र ही नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर क्या चार्ज है या इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर क्या मास है, वो नहीं कर पाए। लेकिन एक रेशियो होता है, वो रेशियो अलग आप लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में कि वो रेशियो वो डिटरमाइन कर पाए थे। कैसे? जैसे कि ये E/m आपको दिख रहा है, ये रेशियो E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अलग अलग तरीके से वो क्या किए, सिर्फ रेशियो पता कर पाए। दैट इज़ 1.78 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। C का मतलब होता है कूलम। कूलम होता है बच्चों यूनिट ऑफ चार्ज, ग्राम है यहाँ पर यूनिट ऑफ मास। तो आप लोगों को वो अंदर का तो उतना जानना नहीं है, आप लोग ये जान लेना कि E/m का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर E है क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m है इलेक्ट्रॉन का मास। जब चार्ज डिवाइडेड बाय मास करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन का तो ये वैल्यू आएगा। शायद ये वैल्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है, खाली वैल्यू पूछा जा सकता है, और अभी अंदर का इतना कोर्स में नहीं है बच्चों। मैं तो आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इतना तो बताना भी नहीं है, कोर्स में है ही नहीं, क्या करना है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? माइनस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखोगे ना, बाद में देखो, अभी तो जे थॉमसन सिर्फ पढ़े हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत कुछ पता चला। उसका वज़न पता चला, उसका चार्ज पता चला, बहुत कुछ पता चला, ठीक है। तो हम लोग बच्चों देखे कि इलेक्ट्रॉन का वजन ना के बराबर है। येस, इलेक्ट्रॉन नियरली मासलेस होता है। इलेक्ट्रॉन का ऐसे कोई भारी भरकम नहीं होता। वो इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9.11 × 10⁻³ मतलब 31 kg। आप लोग बोले कि मैडम यहाँ इतना बड़ा वैल्यू तो लिखा है। बच्चों 10 के ऊपर में पावर देखो, माइनस में है, नेगेटिव में है, तो क्या होगा? ये नेगेटिव है, मतलब ये नीचे जाएगा, 10⁻31 बाय हो जाएगा। आप लोग पढ़े हो ना मैथ्स, अगर आप मैथ्स मास्टरी में मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ किसके बारे में? एक्सपोनेंट्स के बारे में, मतलब एक्सपोनेंट्स चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पर हम लोग कितना सारा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना। तो जो बच्चे पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा कि ये वैल्यू कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, ये वैल्यू याद रखना। इलेक्ट्रॉन का वजन ना के बराबर होता है, बहुत हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं कंपेयर करूँ इलेक्ट्रॉन का वजन हाइड्रोजन से, तो सोचो इट इज़ ओनली 1/1840 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन हाइड्रोजन। मतलब इसका मतलब है, सपोज हाइड्रोजन का वजन x है, तो हाइड्रोजन का वजन से आप लोग डिवाइड करना 1840। सोचो हाइड्रोजन का वजन से इसको डिवाइड करना, जो आंसर आएगा वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है, सोचो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है बच्चों, बहुत ना के बराबर उसका वजन होता है। एग्जाम में प्रॉपर्टीज़ आ सकता है इलेक्ट्रॉन का, तो आप लोग लिखना। और वो जो डिस्कवरी कौन क्या किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप लोग लिख के ले लो, एग्जाम में आएगा, पक्का से आएगा। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन को खोजा गया ना, उसके बाद प्रोटॉन को खोजा गया। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को ही खोजा गया, फिर जाके प्रोटॉन पे दिमाग लगाया गया। अच्छा, अब प्रोटॉन का आइडिया कहाँ से आया? इतना तो पता था
कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इतना उनको पता था। आपको पता है न्यूट्रल का मतलब? 7 क्लास में पढ़े होगे, 7 का वीडियो में बनाई हो, पता होगा ना। 7 में भी ऐसे एक चैप्टर है, मैं सेम चीज़ बताई हूँ बच्चों 7 में भी। आप लोग चाहोगे तो वो भी देख सकते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख सकते हो। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, काम ही आएगा। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है नो चार्ज। मतलब सपोज़ ये एटम है, ये तो अभी हम लोगों को पता है, उस समय नहीं पता था कि एटम को इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। अभी अभी जस्ट हम लोग क्या देखे कि क्या खोजा गया, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है बोल के ये चीज़ खोजा गया। कौन खोजा? विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन लोग काम किए थे। तो ये तो पता चल गया कि हाँ, एटम के अंदर में एक नेगेटिव वाला पार्टिकल होता है। अब वो लोग बोले अच्छा नेगेटिव पार्टिकल होता है, पर एटम तो न्यूट्रल रहता है, एटम में तो कोई चार्ज नहीं होता, तो पक्का ये नेगेटिव वाला को कैंसिल करने के लिए कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे। ऐसे जैसे कि अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूँ, ये क्वेश्चन देखो, आप लोग मैथ्स का क्वेश्चन है ये, 10 - 10, ये 10 के आगे कोई साइन है? नहीं है, मतलब प्लस है। +10 - 10, प्लस माइनस कट के 0 होते हैं, न्यूट्रल हो गए, कैंसिल कर दिए, 0 हो गए। वैसे ही ये लोगों को पता चल गया कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन है। फिर ये लोग बोले इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस होता है, पर एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम में तो कोई चार्ज नहीं होता, तो पक्का वो माइनस वाला को कैंसिल करने के लिए कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे। तो इसलिए इस चक्कर में एक्सपेरिमेंट्स किया गया और इस चक्कर में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। और प्रोटॉन कौन डिस्कवर किया था? यूजेन गोल्डस्टीन, या ई गोल्डस्टीन भी आप लोग लिख सकते हो। समझ में आया? तो ओके, क्या दिया है मैं देख लूँ एक बार बुक में क्या दिया है। सेम एक्सपेरिमेंट, ये भी डिस्चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, डिस्चार्ज ट्यूब। बस थोड़ा बहुत क्या चेंजेस लाए ना मैं आपको बता देती हूँ। ये भी वैसे ही लिए डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पर वो वैक्यूम पंप जैसा है, यहाँ पर एनोड ये है, ये एनोड है प्लस वाला, ये कैथोड है। यहाँ पर ये क्या किए, कैथोड को परफोरेटेड लिए, मतलब छेदा वाला कैथोड लिए, इस टाइप से छेद था कैथोड में, तो वहाँ पर वो परफोरेटेड कैथोड लिए और कैथोड के पीछे का स्क्रीन को फ्लोरेसेंट मटेरियल से वो कर दिए, क्या बोलते हैं, पेंट कर दिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ ZnS, जिंक सल्फाइड, फ्लोरेसेंट मटेरियल से पेंट कर दिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या किए, जब ऐसे ही हाई पोटेंशियल लगाए, और यहाँ पर ना उतना ज़्यादा गैस को नहीं निकाले थे वो, ठीक है, गैसेस थे यहाँ पर, देखो ज़्यादा नहीं है बुक में, थोड़ा ही है, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ, है ना। आप लोगों का ना दिमाग में एकदम खिचड़ी बन जाएगा, हर चीज़ में खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वो क्या किए, वैसे ही एक्सपेरिमेंट करे पर लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। वो क्या किए थे, वहाँ पर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के समय परफोरेटेड एनोड लिया गया था ना, यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड लिए हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखिए कि जब वो यहाँ से ऐसे कनेक्शन दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, तो कुछ विजिबल दिख रहे थे कि कुछ रेस इस तरफ से एनोड की तरफ से निकल के मूव कर रहे हैं, परफोरेटेड कैथोड को पास कर रहे हैं और जाके पीछे में स्क्रीन में स्ट्राइक करके शाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो लोग देखे कि एनोड की तरफ से कुछ रेज, वो यहाँ पर लेकिन दिख रहा था, कुछ ल्यूमिनस रेज निकल रहे थे, शाइन करते हुए रेज एनोड की तरफ से मूव कर रहे थे परफोरेटेड कैथोड की तरफ, और कैथोड में जो हमने छेदा लिए हैं ना, उसको पास करके वो लोग पीछे का स्क्रीन को स्ट्राइक कर रहे थे। तो ये जो रेज जो इस तरफ से कैथोड की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग एनोड रेज बोल सकते हैं। और ये कैसा कैथोड को पास करके जा रहा है बच्चों, परफोरेटेड कैथोड को, कैथोड का जो छेद है ना, जो होल्स है, उसको क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है, ये कैनल्स की तरह जा रहा है, तो हम लोग इसको कैनल रे भी बोल सकते हैं। मतलब एनोड रे का एक दूसरा नाम है कैनल रेस। कौन सा नाम है? कैनल रेस। क्यों? क्योंकि ये लोग ना एनोड के कैथोड का होल को क्रॉस करके जा रहे हैं, तो इनका नाम पड़ गया कैनल रेस। क्या पड़ गया? कैनल रेस। अब देखो आप लोग, अब आपको पता है कि कैथोड का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। कैथोड का चार्ज क्या है बच्चों? नेगेटिव। अब ये एनोड रेज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पक्का इनमें कैसे पार्टिकल्स होंगे? पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, है कि नहीं? पक्का इनमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे बोल के तो ये लोग कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं? तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है एनोड रे,
ये पता चल गया कि एनोड रेज के अंदर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। फिर ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, इनका बाद में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके इनको नाम दिया गया प्रोटॉन्स। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन्स। तो एक्सपेरिमेंट कौन किया था? ई गोल्डस्टीन। कौन किया था बच्चों? ई गोल्डस्टीन। ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा ही है। तो यहाँ पर देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या है कि सबसे पहले ये तो पता था कि एटम जो होता है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन लिख दी हूँ गलती से बच्चों, ये एटम होगा, कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा। उसी चक्कर में तो प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। कौन डिस्कवर किया था? ई गोल्डस्टीन। फिर यहाँ पर हम लोग पढ़े एनोड रेज एंड कैनल रेज। तो कैनल रेज क्या होता है? ये वो रेज होता है जो कि एनोड की तरफ से मूव करता है एंड कैथोड का कैनल्स होल्स को क्रॉस करके आगे बढ़ता है। कैनल रेज में कैसे पार्टिकल्स होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया था? प्रोटॉन्स नाम दिया गया था। उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? तो सबसे पहले हमको ये पता है कि प्रोटॉन का पॉजिटिवली चार्ज मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसका पॉजिटिव चार्ज जैसे यूनिट 1 लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक और लाइन बोल रहा है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, लेकिन चार्ज में ना प्लस माइनस बस लग जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करके बता दे रही हूँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। आप लोग एक बार प्लस माइनस को इग्नोर करके इसका मैग्नीट्यूड पार्ट देखो, ये वैल्यू देखो, दोनों का सेम है कि नहीं है? तो इनका वैल्यू सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है चार्ज का, लेकिन साइन उल्टा रहता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव, और प्रोटॉन तो पॉजिटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव। वैल्यू याद रखना। फिर प्रोटॉन में बच्चों वजन होता है। इलेक्ट्रॉन मासलेस था, इलेक्ट्रॉन का ना के बराबर वजन था, लेकिन प्रोटॉन में वजन होता है, प्रोटॉन भारी रहता है, और उसका जो वजन होता है ना वो हाइड्रोजन के बराबर होता है। एक एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है प्रोटॉन का वजन। क्या वजन होता है? मास क्या होता है प्रोटॉन का? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसका वैल्यू हाँ यहाँ पर माइनस है। देखो बच्चों, अब ऐसा तो नहीं है कि हाथी जितना भारी होगा, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि हाँ वो भारी रहता है। तो बच्चों वो एटम तो एक हम लोग को दिखता नहीं है, एटम इतना छोटा होता है, एटम के अंदर में ये प्रोटॉन होता है, तो क्या इतना भारी होगा क्या? बट बाकी चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो वजन है इसका। ठीक है, तो वजन का वैल्यू याद रखना प्रोटॉन का, और दोनों का चार्ज यहाँ पर याद रखना। मैं जो लिखी हूँ वो सब चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर ना अभी बुक में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भर दिया है, छड्डो। ओके, अभी एक नया टॉपिक आया। ये वाले पार्ट में ना हम लोग थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम तक ही पढ़ेंगे। 3 टॉपिक इसमें कवर है। इंट्रोडक्शन तो है, चलो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और ये वाला मॉडल, ठीक है, जे थॉमसन का मॉडल। फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दूसरा। तो बच्चों यहाँ देखो, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, मतलब उस समय ये पता चल गया कि अच्छा एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं, तो अब उस समय के जो साइंटिस्ट थे ना, सब एकदम दौड़ भाग में लग गए कि मैं बताऊंगा एटम कैसा दिखता है, मैं बताऊंगा एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि ये पता चल गया कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं। डाल्टन क्या बोला था? कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, याद रखना। डाल्टन के हिसाब से वो बोला था एटम इनडिविजिबल है, एटम के अंदर में और कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट पार्टिकल एटम ही होता है। लेकिन ऐसा है, एटम के अंदर में क्या क्या मिला अभी तक? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। समझ में आया ना? डाल्टन का सब एकदम रिजेक्ट हो गया था। अब पता चल गया कि अरे एटम डिविजिबल होता है। एटम क्या होता है? डिविजिबल। आज की थ्योरी ये है, एटम डिविजिबल होता है। पहले क्या बोलते थे? एटम इनडिविजिबल है। ठीक है, अब जब पता चल गया कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जब इनका डिस्कवरी हो गया, तो सारे साइंटिस्ट बोले कि मतलब लग गए एकदम कंपटीशन में कि एटम का स्ट्रक्चर कौन पहले बताएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता है कि भाई एटम ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन उस समय नहीं पता था। उस समय लोग ट्राई कर रहे थे कि कौन बताएगा एटम कैसा दिखता है, सब के सब एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए थे। तो जे थॉमसन का एक एटमिक एक मॉडल सामने आया जो कि बहुत फेमस हुआ था। हम लोग इन्हीं का पढ़ते हैं, ऐसे तो बहुत सारे जन दिए होंगे पर हम इनका पढ़ते हैं। तो जे थॉमसन उस समय जब वो बोले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, तो वो बोले कि मैं बताता हूँ कि एटम दिखता कैसा है, एटम के अंदर में ये लोग कैसे रहते हैं। तो वो जो एटम का मॉडल बताए उसका नाम पड़ गया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ये प्लम पुडिंग तो एक मिठाई जैसा है कि नहीं? बहुत फेमस था उस समय। जैसे हम अपने खीर खाते हैं ना बच्चों, वैसे ना ये तो फॉरेन है ना, तो खीर तो लिख सकते नहीं है है ना।
यहाँ तो फॉरेन के साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं बात, तो वो लोग थोड़ी ना खीर लिखेंगे, तो वो लोग लिखे हैं प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। तो वो किस टाइप का मॉडल बताए, वो बोले ऐसा, बोले एटम ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है क्या एटम? अभी आप लोग बोलो तो ऐसे एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते हो। वो बोले एटम ऐसा दिखता है। कैसा? एटम एक तो गोल सा स्पीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैले हुए हैं। वैसे बोले क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पता था, तो वो बोले एटम एक गोल सा स्पीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज लोग, वो प्रोटॉन्स लोग पूरे अच्छे से फैले हुए हैं, और बीच बीच में ना इलेक्ट्रॉन्स लोग ना ऐसे ऐसे घुसे हुए, एम्बेडेड है। जैसे कि हम लोग खीर खाते हैं, जैसे कि अगर मैं ये खीर खाई, सपोज ये खीर है, तो खीर में गया, पेन भी गया, कहाँ गया, तो खीर में, सॉरी, खीर में ये जो पूरा खीर कैसा रहता है, पूरा वाइट वाइट दूध और चावल रहता है ना, ये पूरा वाइट वाइट सपोज खीर है, ये दूध और चावल वाला वाइट वाइट पार्ट खीर है। तो वो बोले वो पॉजिटिव पार्टिकल्स है। ऐसे पूरा खीर में जैसे कि वो दूध चावल फैले हुए रहते हैं ना, वो बोले पॉजिटिव पार्टिकल्स वैसे रहते हैं। और हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना ऊपर से खीर में सजाने के लिए, यहाँ एक ड्राई फ्रूट डाल दी, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो वो बोले इलेक्ट्रॉन्स लोग ऐसे उसमें एम्बेडेड रहते हैं। ये कोई बात हुआ? ये कोई बात हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वो बोले एटम एक स्पीयर है पॉजिटिव चार्ज का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लोग एम्बेडेड है ऐसे ऐसे। कैसे एम्बेडेड है? जैसे कि स्पेरिकल पुडिंग में प्लम्स रहते हैं, पुडिंग उनका जो मिठाई रहता है, जैसे कि उसमें प्लम्स रहते हैं, जैसे हमारे खीर में ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स लोग पॉजिटिव फील्ड में ऐसे घुसे हुए रहते हैं। और ये भी उस समय पता था कि हाँ वो मतलब एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब देखो बच्चों, ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ ना, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब होता है एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नंबर सेम होता है। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी जाके वो न्यूट्रल होगा। ठीक है। और उस समय ये पता था ना, तो वो ये बात भी बोले थे कि एटम में ना इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ नहीं दिख रहे हैं पर वो ये बात बोले थे कि यहाँ पर जितने प्रोटॉन होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड है। तो ये बात बोल के वो बोल दिए थे कि देखो मैं प्रूफ कर दिया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन बाद में ये जाके रिजेक्ट हो गया। कब रिजेक्ट हुआ बताऊँ? इसके बाद में ना रदरफोर्ड करके एक साइंटिस्ट थे, वो एक्चुअल में बताए थे हम लोगों को कि थोड़ा बहुत वो आइडिया दे दिए थे एटम का स्ट्रक्चर के बारे में। पूरा एक्चुअल में वो नहीं बताए थे पर थोड़ा बहुत दे दिए थे वो। तो जब रदरफोर्ड इसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट किए तो वो बोले अरे यार ये जे थॉमसन तो बकवास कर रहा था, ये जे थॉमसन का ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है रिजेक्ट करो इसको। तो द प्लम पुडिंग मॉडल वॉज लेटर फाउंड टू बी इनकरेक्ट। कब? जब रदरफोर्ड प्रपोज्ड हिज एटमिक मॉडल। रदरफोर्ड भी अपना एटमिक मॉडल बताए थे, बोले मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बताऊंगा एटम कैसे दिखता है। लेकिन इनका भी बाद में रिजेक्ट हो गया था। लास्ट में एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर, वो बोर थे जो कि एग्जैक्ट आप लोग जो पढ़ते हो ना अब कि ऐसा दिखता है एटम, ऐसा दिखता है, ये कौन बताया था? ये बताया था नील्स बोर। लेकिन वो बाद में आप लोग पढ़ोगे, इससे पहले तो आप लोग रदरफोर्ड पढ़ोगे। तो जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल का पॉइंट्स भी शायद आ सकता है एग्जाम में। मतलब बच्चों ये रट्टा नहीं मानना है, मैं आपको सच बताऊं, इसको ना समझना है। समझोगे ना तो पूरा बैठ जाएगा दिमाग में। अभी पढ़ रहे हो, क्लास 9 में भी पढ़ोगे, क्लास 11 में भी पढ़ोगे, और क्या पता कॉलेज में भी पढ़ लो। तो इस सबको ध्यान से एकदम सुनो। हाँ ज़्यादा चीज़ नहीं है आपके कोर्स में, क्योंकि अभी थोड़ा पढ़े हो, अभी इतना खाते हो ना, थोड़े बड़े हो जाओगे तो इतना खाओगे, बस वही चीज़ है। अभी इतना पढ़ोगे, थोड़े बड़े हो जाओगे तो इतना पढ़ोगे। पर मैं जितना भी पढ़ाई हूँ उसको एकदम अच्छे से, वीडियो को एकदम अच्छे से देखना, समझना क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, क्योंकि मैं अपने तरफ से तो बहुत सिंपल तरीके से ही आपको समझाने का कोशिश करी हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। अगर डाउट वाउट रहता है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। और बच्चों डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक ऑफ मैथ्स मास्टरी, वो बहुत ही अच्छा सा चीज़ है आप सबके लिए। आप लोगों को उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर से जाके मैथ्स मास्टरी का लिंक चेक करो। थैंक यू।